आज हम एक ऐसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक की दुनिया में उतरने वाले हैं जिन्हें लोग अंधेरा या समझ में ना आने वाला कहते थे। एक ऐसा जीनियस जो खुद को सेल्फ टॉट मानता था और अपने जमाने के बड़े बड़े नामों जैसे होमर और पाइथागोरस की जमकर आलोचना करता था। सही है। हम बात कर रहे हैं एफेसस के हेराक्लिटस की। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ हेराक्लिटस की जिंदगी और उनके रहस्यमयी विचारों पर ही रोशनी नहीं डालते, हाँ। बल्कि यह भी बताते हैं कि कैसे उनके आइडियाज ने एक और बहुत ही प्रभावशाली फिलॉसफी यानी स्टोइकवाद, स्टोइसिज्म की नींव रखी। आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि सब कुछ बहता है और आप एक ही नदी में 2 बार पैर नहीं रख सकते जैसे मशहूर वाक्यों का असल मतलब क्या था। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे बदलाव, टकराव और वो जो लोगोस का कॉन्सेप्ट है, हाँ, लोगोस, उसे बाद में ज़ीनो और एपिक्टेटस जैसे स्टोइक दार्शनिकों ने अपनाया और एक प्रैक्टिकल जीवन जीने की कला में बदल दिया। तो ये सफर हेराक्लिटस के दिमागी तूफान से शुरू होकर स्टोइक शांति तक जाता है। हाँ, कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं उस इंसान से। हेराक्लिटस आखिर थे कौन? स्रोत बताते हैं कि वो एफेसस के एक अमीर और शाही परिवार से थे। हाँ, लेकिन उन्हें आम लोगों या डेमोक्रेसी से कह सकते हैं कोई हमदर्दी नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है कि वो लोगों से थोड़ा दूरी रहते थे। एक तरह के मिसैंथ्रोप माने जाते थे। मिसैंथ्रोप? हाँ, मतलब मानवद्वेषी। हाँ, उनका मानना था कि ज्यादातर लोग भेड़ों की तरह जीते हैं, बिना सोचे समझे। अच्छा। उनका एक बहुत कठोर कथन है जो इस बात को साफ करता है। वो कहते थे लाशें गोबर से ज्यादा फेंकने लायक होती हैं। अरे बाप रे। इससे उनकी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल, ये तो बहुत तीखी बात है। कोई अपनी फिलॉसफी को इतना मुश्किल और लोगों से दूर क्यों रखेगा? क्या वो जानबूझकर ऐसा करते थे? हाँ, ऐसा लगता तो यही है कि ये जानबूझकर किया गया था। उनका स्टाइल ही गूढ़ और विरोधाभासी था। वो नहीं चाहते थे कि लोग उनके कहे को बस यूं ही मान ले। वो चाहते थे कि लोग उनके शब्दों को एक पहेली की तरह लें और खुद अपने अंदर सच की तलाश करें। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने खुद की थी। एकदम। उन्होंने कहा था मैंने खुद की खोज की है। इसी वजह से उन्हें रोने वाला दार्शनिक भी कहा गया। द वीपिंग फिलोसोफर। हाँ, क्योंकि वो इंसानियत की नासमझी पर एक तरह से रोते थे। चलिए, उनके सबसे मशहूर आइडिया पर आते हैं जिसके बारे में सबने सुना होगा, पैंटरे। हाँ, यानी सब कुछ बहता है। और वो नदी वाली बात कि कोई भी इंसान एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकता। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चीजें बदलती हैं, बल्कि ये कि बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है। अच्छा। जब आप दूसरी बार नदी में पैर रखते हैं तो न सिर्फ पानी बदल चुका होता है, बल्कि आप खुद भी एक पल पहले वाले इंसान नहीं रहते हैं। हमारे विचार, हमारी कोशिकाएं, सब कुछ बदल चुका होता है। हेराक्लिटस के लिए ये पूरा ब्रह्मांड हमेशा बनने, बिकमिंग की प्रक्रिया में है। ये कभी भी होने की, मतलब बीइंग की एक स्थिर अवस्था में नहीं रहता। ये तो एक बहुत ही गहरा विचार है। मतलब हमारी पहचान भी कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। और ये उनके जमाने के दूसरे दार्शनिकों से कितना अलग था? अरे, ये उस समय के एक और बड़े दार्शनिक पार्मेनाइड्स के विचारों के बिल्कुल खिलाफ था। पार्मेनाइड्स? हाँ, पार्मेनाइड्स का मानना था कि असलियत स्थिर है, शाश्वत है और कभी नहीं बदलती। उनके लिए बदलाव सिर्फ एक भ्रम था। तो आप सोचिए, उस दौर में 2 बिल्कुल विपरीत विचार टकरा रहे थे। यहीं पर मुझे उनका दूसरा आइडिया थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, विरोधों की एकता। द यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। हाँ, वो कहते थे ऊपर जाने का रास्ता और नीचे आने का रास्ता एक ही है। ये कैसे हो सकता है? ये उनका एक और जीनियस विचार है। हेराक्लिटस का मानना था कि जो चीजें हमें विरोधी लगती हैं वो असल में एक ही चीज के 2 पहलू हैं। 2 पहलू? और एक दूसरे के बना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ। जैसे हम स्वास्थ्य की कीमत तभी समझते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। सही बात है। भूख ही हमें तृप्ति का एहसास कराती है। दिन और रात, सर्दी और गर्मी, ये सब एक ही चक्र का हिस्सा है। मतलब एक के बिना दूसरे का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संघर्ष ही न्याय है। स्ट्राइफ इज जस्टिस। हाँ, हम सब तो शांति और सद्भाव चाहते हैं, लेकिन हेराक्लिटस कह रहे हैं कि टकराव ही सही है। हाँ।
और ये बहुत क्रांतिकारी बात थी। उन्होंने होमर की इस प्रार्थना की आलोचना की थी कि दुनिया से सारा संघर्ष खत्म हो जाए। अच्छा। हेराक्लिटस के मुताबिक अगर दुनिया से तनाव और संघर्ष खत्म हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जैसे एक संगीत में ऊंचे और नीचे सुर। हाँ, ऊंचे और नीचे सुरों के बीच का तनाव ही उसे सुंदर बनाता है, वैसे ही विरोधी ताकतों के बीच का संघर्ष ही ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है। तो बिना इस टकराव के कोई हार्मनी नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो दुनिया लगातार बदल रही है और ये बदलाव विरोधी चीजों के टकराव से चल रहा है। लेकिन क्या इस पूरे के पूरे कियोस का कोई नियम है या सब कुछ बस ऐसे ही हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर हेराक्लिटस का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, लोगोस। लोगोस वो छिपा हुआ तर्क, वो यूनिवर्सल नियम या वो दिव्य व्यवस्था है जो इस लगातार हो रहे बदलाव और संघर्ष को कंट्रोल करती है। अच्छा। सब कुछ लोगोस के हिसाब से ही होता है, भले ही ज्यादातर लोग इसे समझ ना पाएं। तो ये एक तरह का कॉस्मिक मास्टर प्लान है, एक छिपा हुआ ऑर्डर जो इस आपात अराजकता को चला रहा है। बिल्कुल। इसीलिए हेराक्लिटस ने कहा था, मुझे नहीं बल्कि लोगोस को सुनो, और यह मानना बुद्धिमानी है कि सब कुछ एक है। सब कुछ एक है। हाँ, ये लोगोस ही वो यूनिफाइंग प्रिंसिपल है जो हर चीज को जोड़ता है, और माना जाता है कि प्राकृतिक कानून यानी नेचुरल लॉ का विचार भी यहीं से शुरू हुआ। और इसी एक या सब कुछ को कंट्रोल करने वाले आइडिया यानी लोगोस को कुछ सदियों बाद एक दूसरे फिलोसॉफिकल स्कूल ने अपने दर्शन का केंद्र बना लिया। यहीं से स्टोइकवाद की कहानी शुरू होती है ना? एकदम सही। स्टोइक्स ने हेराक्लिटस के इन विचारों को एक नई दिशा दी। अच्छा। स्टोइकवाद की शुरुआत खेतियोन के ज़ेनो ने की थी, ज़ीनो ऑफ सिटियम, और उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो एक अमीर व्यापारी थे। हाँ, जिनका जहाज एक तूफान में डूब गया और वो किसी तरह तैरकर एथेंस पहुंचे। उनका सब कुछ लुट चुका था। तो एक बिजनेसमैन, एक दार्शनिक कैसे बन गया? एथेंस में भटकते हुए वो एक किताबों की दुकान पर पहुंचे और वहां उन्होंने सुकरात के बारे में कुछ पढ़ा। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने दुकानदार से पूछा, मुझे ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा? दुकानदार ने पास से गुजर रहे एक सिनिक दार्शनिक क्रेट्स की तरफ इशारा किया और कहा, उस आदमी का पीछा करो। और ज़ेनो ने ठीक वैसा ही किया। कमाल है। तो उन्होंने हेराक्लिटस के लोगोस को कैसे अपनाया? क्या उन्होंने उसे वैसे ही स्वीकार कर लिया? उन्होंने उसे अपनाया, हाँ, लेकिन अपनी तरह से उसकी व्याख्या की। स्टोइक्स के लिए लोगोस सिर्फ एक अमूर्त नियम नहीं था। तो फिर क्या था? बल्कि वो ब्रह्मांड की आत्मा थी, एक जीवित तर्कसंगत ईश्वर। उनका मानना था कि हर चीज, हर इंसान, हर पत्थर उसी एक दिव्य चेतना का हिस्सा है। ये तो पैंथीज्म का विचार है। बिल्कुल, कि ईश्वर हर जगह और हर चीज में है। तो उन्होंने हेराक्लिटस के एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक प्रिंसिपल को लेकर उसे ज्यादा पर्सनल, लगभग एक धार्मिक विचार में बदल दिया कि हमें प्रकृति के साथ तालमेल में रहना है। सही पकड़े हैं। तो इस फिलॉसफी का रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब था? इसका मतलब था कि सच्ची खुशी एक तर्क संगत और प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीने में है। स्टोइक्स का मानना था कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनके बारे में चिंता करना मूर्खता है। बिल्कुल। असली बुराई बाहरी घटनाओं में नहीं, बल्कि हमारे अज्ञान और गलत फैसलों में है। उनका जोर भाग्य को स्वीकार करने पर था। उनका एक कमाल का सूत्र था, स्वतंत्रता भाग्य के प्रति समर्पण से मिलती है। स्वतंत्रता समर्पण से? हाँ, जो होना ही है उसे स्वीकार करने से आजादी पैदा होती है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि सरेंडर करने से फ्रीडम मिलती है। स्रोतों में एक जापानी समुराई कहानी का जिक्र है। हाँ, हागाकुरे की वो कहानी, जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। कहानी ये है कि अगर कोई समुराई बारिश से बचने के लिए तेजी से दौड़ता है तो भी वो भीगता ही है और बेवकूफ भी लगता है। सही है। लेकिन जो समुराई ये जानता है और स्वीकार कर लेता है कि उसे भीगना ही है, वो भी उतना ही भीगता है, लेकिन वो शांति और गरिमा के साथ चलता है, बिना किसी घबराहट के। बिल्कुल, यही स्टोइक नजरिया है, जो होना है उसे स्वीकार करो। और फिर स्टोइक दास एपिक्टेटस की कहानी है जो इसे एक बिल्कुल अलग ही लेवल पर ले जाती है। बिल्कुल। एपिक्टेटस एक गुलाम थे। एक दिन उनके मालिक ने गुस्से में आकर उनकी टांग को बुरी तरह से मरोड़ना शुरू कर दिया। एपिक्टेटस ने शांति से कहा, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो ये टूट जाएगी। मालिक नहीं रुका और टांग टूट गई। और एपिक्टेटस का क्या रिएक्शन था? उन्होंने दर्द से चीखने या गुस्सा करने के बजाय बस इतना कहा, मैंने कहा था ना ये टूट जाएगी। कमाल है। आप सोचिए, उस दर्द में भी उन्होंने अपने मालिक की आलोचना सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसने एक तर्कहीन काम किया था।
अपनी ही संपत्ति को नष्ट कर दिया था। मतलब उनके लिए टांग टूटने के दर्द से ज्यादा बड़ी बात ये थी कि उनका मालिक तर्क के खिलाफ जा रहा था। हाँ, ये दिखाता है कि स्टोइक मुश्किलों में भी भावनाओं पर कैसे काबू रखते थे। ये तो भावनाओं पर कंट्रोल का एक्सट्रीम लेवल है। जीनो के बारे में भी तो एक ऐसी ही कहानी है जब उन्होंने एक चोर को पकड़ लिया था। हाँ, ज़ेनो ने एक चोर को पीटते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत में चोरी करना लिखा था। अच्छा। जब चोर ने राहत की सांस लेकर कहा, हाँ, मेरी किस्मत में यही था, तो ज़ेनो ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, और तुम्हारी किस्मत में पिटना भी लिखा था। हाँ, ये स्टोइक ह्यूमर का एक अच्छा उदाहरण है। हाँ, जो दिखाता है कि वह हर चीज को लोगोस के बड़े प्लान का हिस्सा मानते थे। तो हमने देखा कि कैसे हेराक्लिटस के इस क्रांतिकारी विचार से कि सब कुछ बहता है, एक ऐसी फिलॉसफी ने जन्म लिया जिसने भाग्य को स्वीकार करने और तर्क के साथ जीने पर जोर दिया। ये विचार कि दुनिया एक निरंतर प्रवाह में है, आज भी उतना ही सच है, शायद आज की तेज रफ्तार दुनिया में पहले से भी ज्यादा। और हेराक्लिटस का असर सिर्फ स्टोइक्स तक ही सीमित नहीं रहा। प्लेटो और अरस्तु से लेकर नीत्शे और विटकिंस्टाइन तक पश्चिमी दर्शन का हर बड़ा नाम उनके विचारों से किसी न किसी तरह प्रभावित हुआ है। सही है। यहाँ तक कि आधुनिक तर्कशास्त्र में भी उनके विरोधाभासों का अध्ययन किया जाता है ताकि तर्क की सीमाओं को समझा जा सके। वो वाकई में एक फाउंडेशनल थिंकर थे। आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आता है। हेराक्लिटस का एक और मशहूर कथन था कि इंसान का चरित्र ही उसका भाग्य है। अ मैन्स कैरेक्टर इज हिज फेट। हाँ, लेकिन अगर स्टोइक सही हैं और सब कुछ पहले से ही एक ब्रह्मांडीय लोगोस या तर्क से तय है, तो क्या हमारे व्यक्तिगत चरित्र का वाकई कोई मतलब है, या फिर हमारा चरित्र भी उसी पहले से लिखे गए भाव का एक हिस्सा मात्र है?